सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर गणेश भोसले सर हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी हैं, डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी हैं, एक कोई पेशेंट है खुशबू जी, और वैद्य शशि तिवारी मैडम। तो जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप उस टाइम कुछ बोल रहे थे वसंत कुसुमाकर रस पे, वो अभी बात पूरा करना चाहेंगे? हाँ बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। आप कुछ बोल रहे थे लेकिन बात नहीं हो पाया। सर बहुत अच्छा आज का क्लास हुआ। हाँ सर, बारे में बहुत अच्छा लगा सर। आपने बहुत, मुझे लगा कि जैसे एक दवाई में हर कोई बीमारी भी अच्छा हो सकता है। ये तो बहुत, हमने भी जो पढ़ा है ये तो बहुत एक बाजीकारक भी मेडिसिन भी है, एक रसायन भी है। तो उनको जो आपने भी बताया, जो क्षय रोग में उनका जो धातु क्षय में ज्यादा उनका प्रयोग करते हैं, और अरविंद साहब ने भी बताया कैसे कैसे वो धातु को पोषण करता है, शरीर को बल देता है। और जो उनका ज्यादा ही प्रयोग तो डायबिटीज में ही, मधुमेह में ही हम सब लोग करते हैं। मैडम ने भी बताया कि जो लोग गाबापेंटिन, नोट्रिप्टाइलिन जैसे दवा खा रहा है, जो उनका जो नर्व के अंदर जो पेन कम करने के लिए, तो ये उसको बंद करके जब बसंत कुसुमा करके रस का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा सुफल मिलता है। बहुत बढ़िया सर क्लास हुआ। मैं क्या बताऊं सर, सब ने बहुत अच्छा अच्छा सर बता दिया। और मेरा एक केस था सर, ये बहुत वो इंटरेस्टिंग है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, वो जो कि म्यूजिक कॉलेज में पढ़ रहा था, वो ड्रामा सेक्शन में। उनका शरीर का अच्छा रहना, उनका बाल नहीं झड़ना, उनके लिए ही एक बहुत चैलेंज था उनका। जो उनको एलोपेशिया एरियाटा हो रहा था, वो तो ड्रामा में रोल करता है, लेकिन उनको बहुत मुश्किल था। उनका माइंड भी ठीक नहीं था, जो बाल उनका ज्यादा गिरते थे। जो आपने बताया था कि एक क्लास में अस्थि धातु का मल ही बाल होता है, तो इसलिए अस्थि धातु को पुष्ट करने से बाल ही अच्छा उनका झड़ना रुक जाता है। तो आपकी बताया हुआ को लेकर मैंने उनको अस्थि को पुष्ट करने के लिए उनको प्रवाल पंचामृत दिया था, और कुकुट अंडत्वक भस्म दिया था। उसके साथ जो आपने एक दिन बताया था नरसिंह रसायन और गुलकंद दिया था, और वो माथे में डालने के लिए नीली भृंगादी तेल दिया था। सर इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। मेरा एक भूल हो गया कि मैं उनका जो ट्रीटमेंट के बिफोर उनका जो हेयर था, उनका कैसा था, उनका फोटो नहीं खींचा था। लेकिन सर उनका हेड में सर अभी 70% बाल आ गया है। उनको भी मैंने सर यही बसंत कुसुमा का रस दिया था 1 महीने खाने के लिए। बहुत अच्छा सर हुआ उनका। इसलिए सर आपको बहुत बहुत सर शुभकामनाएं। और वो आप जैसे बताया हुआ, मैंने वो केस को लिया और वो भी अच्छा हो गया सर। इतना ही सर बताऊंगा। जी बहुत अच्छा बताया आपने सर। ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, पेशेंट ठीक करते रहिए और हमें भी बताते रहिए कि क्या फायदा हुआ। थैंक यू थैंक सर। यू सर। चलिए
किसके पेशेंट है? खुशबू जी कोई आप पेशेंट है? मुनमुन जी आपने हैंड रेज किया है। जी सर, प्रणाम सर, वो मेरे पेशेंट है सर। वीडियो ऑडियो करने को बोलिए और जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। खुशबू विश्वास जी, क्या नाम है उनका पूरा? हाँ, खुश श्रीवास, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए आप। हाँ खुशबू श्रीवास जी। हाँ, हाँ, खुशबू श्रीवास जी। ऑडियो भी ऑन करिए। चलिए, इन आपके चेहरा में, खुशबू जी चेहरा पे लाइट आना चाहिए, आपका फेस पे लाइट है आप सभी को मेरा प्रणाम। जी। वो पीछे वाला, हाँ, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ, चलिए वैद्य शशि मैडम आप थोड़ा इनसे पूछिए, क्योंकि लेडीज पेशेंट है। जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरे को तो सबसे पहले माइग्रेन है, हम्म। और अभी एक मतलब 1.5 साल हो गया पीसीओडी है, हम्म। और इसी के लिए सब दाना वाना हो रहा है फेस पे, हर जगह पे, तो हाँ, इसी के लिए पूछना था। अब आप मुझे दो चीज बताओ। पहले आप बताओ, आपकी उम्र कितनी है? 24। 24। शादी हो गई है? नहीं नहीं। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। जी, जॉब करते हैं? नहीं अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ। अभी क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड। नहीं, फिजिकल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो गया होगा ना? हाँ, अभी मास्टर मास्टर कर रही हूँ, अच्छा, एमपीएड अभी कर रही हूँ। मास्टर्स। अच्छा ठीक है। तो कितने बजे सोते हैं आप? मैं तो वही 11:30 बजे तक, रात में 11:30 12 1 12 भी 2 बज भी जाता बज है जाती कभी हैं कभी। कभी कभी। दो तो नहीं होता, बाकी एक जैसे 1 बजे तक ऐसे हो जाता है स्टडी करते, कभी अच्छा, तो कभी जब 1 मोबाइल बजे वोबाइल तक हो देखते ऐसे जाता कर। है तो सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। क्यों, कभी कभी 9 भी बजाते होंगे। नहीं 9 बजे नहीं, घर में फैमिली के बीच में रहते हैं तो इतना लेट नहीं सो सकते ना, हमारे घर बिजनेस भी है तो 7 बजे तक उठ जाते अच्छा हैं, 7 साढ़े। ठीक है। और टेंशन कितना लेते हैं? टेंशन रहता है, चिड़चिड़ा भी, चिड़चिड़ाहट भी और गुस्सा जल्दी आ जाता है। लंबाई और वजन कितना है? लंबाई तो 5 ऐसा कुछ होगा। हम्म। लंबाई तो नहीं पता। 68 है वजन। हाँ, वजन 68 है। ज्यादा हम्म, है भाई, हम्म, है ना? जी जी जी। अदरवाइज नहीं। मेरी तरफ देखिए, कोई वो नहीं है। मेरा क्यों आपको हम्म, बता रही हूँ कि देखो, आप हो फिजिकल हम्म, एजुकेशन वाले। फिजिकल एजुकेशन हम्म, वालों को तो फिजिकल ही सबसे पहले होती है, शरीर बनी होनी चाहिए दबा हाँ करके, जी जी। है ना? हम्म, शरीर बनी हम्म, होनी चाहिए, मतलब गठीला बदन होना चाहिए। गठीले हम्म, बदन का सही वजन होता है। तो जी जी जी। वो तो आपका गायब है। क्या करते हो, सिर्फ किताब ही बैठ कर पढ़ते हो? नहीं, अभी मेरा को पीसीओडी हुआ है तो और ज्यादा ही वेट हो गया है, ऐसे लग रहा नहीं है तो मुझे। आप वर्जिश नहीं करते हो, ये मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। हम्म। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का तो मतलब वर्जिश हो गया ना, किताब पढ़ करके अगर एग्जाम दे दिया ना, उससे थोड़ी कुछ आता है। फिजिकल एजुकेशन की बहुत बड़ी वो है। चलिए कोई बात नहीं। अब अपना सुबह जब 7 बजे उठते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कब कब करते हो? कब पेट साफ होता है, नहीं, ये सब सारी चीजें बताओ। जी। 10 बजे तक तो वो हो जाता है, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, और लंच का वही 2 बजे, 2:30 भी दस बज जाता है कभी कभी। ठीक है, 10 बजे भूख लगी होती है? नहीं, मैं ना जैसे भूख नहीं लगता है तो उस दिन नहीं करती, लेट से ही कुछ फल वाले का आध तो खा लेती हूँ, इधर उधर करती हूँ, ऐसे कंटिन्यू हम्म। ब्रेकफास्ट नहीं करती। अच्छा, और लंच में टाइम भूख लगी रहती है? हाँ, उस टाइम मिलेट खाती हूँ। नहीं, भूख अच्छे से लगी हो नहीं होती, ये बताओ मेरे को। लेट मेट से नहीं लगे, मतलब है। अच्छा लगे रहती है, भूख लगती है। बढ़िया। हाँ मतलब एकदम बढ़िया तो नहीं बोल सकते, हाँ, बढ़िया लगे भूख रहती नहीं लगी रहती है, इसलिए वजन बढ़ रहा है ना। दबा कर बढ़िया से भूखो तो वजन नहीं बढ़ता है। फिर रात में है। कितने जी बजे जी। खाना खाते हो? रात में वही 10 बज जाता है। 10 बजे भूख लगी होती है? थोड़ा बहुत ऐसे नहीं लगता है, ज्यादा तो भूख नहीं लगता। चलो, ये कितने साल से ऐसा चल रहा है कि थोड़ी थोड़ी भूख बस रहती है? ये 2-3 साल हो गया। 2 3 साल पहले ठीक थे वजन वजन? हाँ मतलब ठीक था, मैं क्या बोलते हैं, ठीक था, मतलब इतना भी नहीं था ऐसे ही। भाई, अगर आपकी 5 फुट की अगर लंबाई में मान लो, तो 5 फुट की लंबाई पर 50 किलो वजन होना चाहिए।
ठीक है, हम्म मान लो 5 फुट 2-3 इंच की, और मान लो 5 फुट 5 इंच की मान लो, ठीक है, हम्म तो उस पर जी। भी 55 से ऊपर वजन नहीं होना हाँ चाहिए, क्योंकि पहले देखो था अभी मेरा जब। अनमैरिड हो, हम्म ठीक है, शादी जी होती है फिर बच्चे अच्छे हो जाकर तो वैसे ही वजन बढ़ जाना जी है कि नहीं, लड़कियों के साथ। जी तो अदरवाइज नहीं लीजिएगा उस चीज को, थोड़ा सा गंभीरता से अपने अंदर सोचिएगा। और उसके लिए देखो, वजन के लिए फिजिकल हम्म, एजुकेशन वाले तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। तो अब जी मुझे जी जी। बता दो, मेहनत के क्या क्या काम करते हो? सुबह तो अपना एक्सरसाइज सब रहता है, जो अपने डिपार्टमेंट में रहता है वही सब। बाकी हम्म इवनिंग में नहीं कर पाती, अभी घर में हूँ ना एक्चुअल में। अभी 2-3 महीना घर में हो क्या गया क्या घर काम में करते हूँ। हो? घर में बस यहाँ हम लोग का शॉप है, उसमें बैठना रहता है। मतलब घर का हाँ, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हो? शॉप में बैठने से तो देखो वजन ही बढ़ेगा, जी। ठीक है। घर में बस खाना वाना बनाना, बस यही रहता है, बाकी तो कुछ नहीं नहीं, रहता। खाने बनाने भर से तो वजन नहीं घटता है, एक तो सिंपल सी बात है, वॉक करना हाँ और वो तो बात उसको, वही है। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ी एनर्जी खर्चा होती है ना। नहीं सबसे बड़ी नहीं बात ये है, पुराने जमाने का तो तरीका नहीं है काम करने का जिसमें वजन बढ़े, नहीं। मतलब घटे। तो ये चीज हो गया। चलो, जी जी। और जंक फूड कितना खाते हो? हफ्ते में 2-3 बार खा लेती हूँ, ऐसे मार्केट रहता है तो, बाकी दिन तो नहीं खाती। 2-3 दिन लोग खा लेते हो, 4-5 बार खाते हो? नहीं 2-3 दिन बस, अपने अब गांव है ना, तो मार्केट रखता है उसी में। ऐसे पानी पूरी हो गया, समोसा, हम्म बस ऐसा। बाकी तो अच्छा, यहाँ ज्यादा मिलता है। नहीं स्कूल स्कूल में रहोगे तो और खाते रहोगे। हाँ कॉलेज वॉलेज रहता है तो वहाँ खा लेते हैं, रायपुर में अपना। हाँ, क्योंकि दोस्त खा रहे हैं तो फिर उस वक्त तो हम क्या बोलते हैं, सन्यासी तो बने नहीं रहते हैं ना। हाँ वही। हाँ, तो ये जो पानी पूरी और समोसा खाते हो ना, ये पानी पूरी और जी समोसा चेहरे पर निकल रहा है, ठीक है। जी जी अगर अपने चेहरे से प्यार है, देखो मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, बीइंग अ फीमेल कह रहे जी हैं, जी। अगर हम्म, अपने चेहरे से प्यार है ना, तो आपको बहुत हम्म, सारी चीजों को करना पड़ता है। मान लो पानी पूरी खाना भी है, तो महीने में एक बार खाया, पहली बात है। दूसरी बात, बहुत कम मात्रा में खाया, क्योंकि अगर हम स्वाद के जी लिए कोई चीज खा रहे हैं ना, तो हम 2-3 भी खा लेंगे हम्म, तो हमारी जीभ को स्वाद पता चल जाना है। अब ये कहो कि जी हम उसको मन भर कर खाएंगे, तो मन भर कर खाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर होता है क्या है, अगर यूरिन पॉटी के थ्रू कचरा नहीं निकलता तो वो कचरा स्किन के थ्रू निकलता है, ठीक है। जी जी इसलिए आपके फेस पर भी आ रहा है, और भी जगह प्रॉब्लम होगी, कहीं ईचिंग होगा, कहीं कुछ होगा। अच्छा, ये जी। माइग्रेन की समस्या कितने सालों से है? वो तो मेरे को 5-6 साल हो गए, 5 साल हो गया होगा। 5 साल हो गए, 24 साल की हो, 18-19 साल की उम्र में शुरू हो गया है ना। जी तो पेट साफ होता है कि नहीं है आपका? होता है ना। अच्छे से पेट साफ होता है रोज? हाँ होता है, पेट साफ तो अच्छे से ही होता है। अच्छा, उसमें कोई समस्या नहीं है? नहीं नहीं पेट। पेशाब साफ ठीक है? हाँ ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज में रहे तो पीरियड चल रहा है, मतलब क्लासेस चल रही हैं, तो यूरिन वगैरह का प्रेशर तो नहीं होल्ड करते थे कि नहीं कुछ नहीं टाइम नहीं रुक लिया, करता। चलो बाद में जाएंगे? नहीं, कभी कभी प्रैक्टिकल टाइम है वो बात अलग है, बाकी टाइम तो नहीं। और शॉप अदरवाइज पर ऐसा कुछ बैठे नहीं। बैठे हैं तो भी यूरिन का प्रेशर होल्ड कर लिया, भाई ग्राहक बैठा है नहीं सामने? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि अच्छा, पीरियड का क्या हाल चाल है, कितने कितने दिन पर आता है? वो तो हर महीने 14 तारीख को आ ही जाता है। तो हर महीने आ कभी कभी जाता है? ऐसा 3 दिन। हाँ कभी कभी मतलब 3 दिन 4 दिन तो हो जाता है, उतना ज्यादा स्थिति नहीं रहता है। अच्छा, तो जो पीरियड का ब्लड आता है हम्म, उसमें गांठें उठे तो नहीं रहती हैं? थक्के उके तो नहीं नहीं रहते हैं? नहीं रहता। नहीं नहीं बीच में थे, अभी तो नहीं है। अच्छा, बीच में थे थक्के। हम्म, और उसका रंग उंग कैसा रहता है? काला तो नहीं रहता? रेड। नहीं नहीं रेड ही रहता है। उसमें बदबू वगैरह तो ज्यादा नहीं रहता? नहीं नहीं तो आता है बदबू ऐसे। अच्छा, पानी होनी जाता है? पानी तो हम्म ब्लड ही तो जाता है, मतलब ऐसे पानी नहीं, तो कुछ नहीं लोग जाता है। को पीरियड के आगे आगे, पीछे पानी भी जाने की शिकायत होती है ना, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाता। नहीं, तो ये कैसे पता चला कि आपको पीसीओडी है? मैं चेक कराई थी पिछले बार रायपुर में जब थी तो। नहीं, तो वही कॉलेज मेरा टाइम। पूछने का मतलब है कि आपको कहाँ कुछ लगा होगा ना, जिसकी वजह से आपको चेक कराने की नहीं नौबत मेरे पड़ी को ना होगी। कील मुहां से ज्यादा निकल रहे थे ना। अच्छा। कील मुहां से ये सब ज्यादा निकल रहे थे, हर जगह पे निकल रहे थे ना। हम्म कहीं पे भी हो जा रहे थे, और बड़े बड़े एकदम पीठ में पीछे में बहुत ज्यादा हो गए थे। अच्छा, और ठीक है। तो मैं जब हम्म गई थी एम्स में तो मैम बोली कि बहुत दिन से चल रहा है।
कंटिन्यू, तो बोली कि एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेक कराओ करके, तो पीसीओडी का पता चला मेरे। ठीक है। अच्छा, एक बताता हूँ, महीना कितने दिन जाता है? 3 दिन, 3 से 4 3 दिन दिन जाता तक। है, 3-4 दिन जाता है। एक दिन में कितना पैड बदलते हो? एक ही तो मेरा चल जाता है, ऐसे किसी दिन 2 ही रहता है, ऐसे बस, एक सुबह एक शाम ऐसे हाँ, कर। तो महीना कम जाता है। ठीक है। अभी आप बच्चे हो मतलब कि अभी ऐसा तो हुआ नहीं कि बच्चे बच्चे हो गए, बच्चे बच्चे हो जाने के बाद तो परेशानी हो जाती है। अभी तो हाँ लड़की हो ना, तो अभी तो जी खुलकर जी। जाना चाहिए, तो महीना आपका खुलकर नहीं जाता। तो जब महीना किस उम्र में शुरू हुआ था? मेरा तो 8 9 में, हाँ 8 महीने से, 8 क्लास में थी तो। तो 8 क्लास में आप कितने साल के थे? 12 नहीं, हाँ 12 में तो हो गया होगा मेरे को, 11 12 साल में स्टार्ट। 11-12 साल में, तब कितने दिन जाता था? वो आदमी 4 दिन तो जाता ही रहा हुआ, अभी 4 में से आप 4 दिन। 24 साल की उम्र है, बुरा मत मानना। अभी जी। हम लोग को याद रहता है कि हमारे जब शुरुआत हुआ था वो कितने दिन जाता था। ठीक है। एक जी लड़की को, एक औरत को, एक फीमेल को अपना पीरियड बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, किस उम्र में शुरू हुआ था, कितना जाता था, क्योंकि बीच में जब टूटा है किस वजह से टूटा है। जैसे बच्चे उच्चे हो जी जाते हैं तो कई बार चीजें बदलती हैं, और नहीं तो जी अधिकतर 45 या 40 के बाद में बदलता है। लेकिन अभी आपकी उम्र नहीं है कि अभी महीना बदलने लगे। ठीक है। जी और वहीं से चिंता इंसान की शुरू हो जाती है जब भी कुछ उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि एक औरत हो, आपकी बॉडी से जो भी कचरा निकलता है, आप मतलब क्या है, चाहे ह्यूमन बीइंग का, चाहे यूरिन निकले, चाहे पॉटी निकले, चाहे जो चीज निकले, वो कचरा बताता है कि अंदर क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तो इसलिए उसको जी देखने की जिम्मेदारी हमारी ही होती, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। न कुछ, जी न कोई दूसरा जज कर पाएगा। इतना अनअवेयर अपनी बॉडी के प्रति नहीं रहते हैं। खास करके आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो, कल फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनोगे, जी और जी बच्चियां आपसे इस तरह के सवालों के भी जवाब लेंगी या जी पूछेंगी। जब आप खुद अपने प्रति इतने अनअवेयर रहोगे तो बच्चों को कैसे समझा पाओगे? जी जी फिजिकल जी एजुकेशन काफी मैंने देखा है उसका सिलेबस वगैरह, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा जी सा जी अपने बारे में रहिए कंसर्न कि आपकी बॉडी में कहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि काफी लंबा टाइम, देखो 5-6 साल से आपका माइग्रेन है, सॉल्व नहीं हुआ, तो इस वजह से हम आपसे पूछ रहे हैं। अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन दिमाग को सोचना जरूर। तो एक बात जी बताओ, जी। ये गुस्सा बचपन से ज्यादा आता है कि किस उम्र से ज्यादा आना शुरू हुआ? नहीं, बचपन से ही ऐसे गुस्सेल वाली हूँ मैं, चिड़चिड़ी टाइप से, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है माइंड में। तो क्लास में मार्क्स वगैरह कैसे आते हैं? क्या चीज? बचपन से नंबर कैसे आते थे स्कूल में? मार्क्स ठीक आते हैं, मतलब ऐसे नहीं तो 60। देखो, गुस्से की एक मेन वजह क्या होती है? हमारी उम्मीदें ना पूरी होना। बड़ी जी सीधी सी बात है। या कुछ लोग का रहता है कि भाई हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम गुस्सा करेंगे। या दूसरों को हम्म। कंट्रोल करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, चाहे गुस्सा जी हो, जी चाहे रिबेल हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे विक्टिम वाला सोर्स हो, मतलब हम्म विक्टिमाइजेशन। तो गुस्सा का मेन होता है, जो एक समझदार इंसान है वो होता है, वो ये सोचता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्या मेरे पास समय की कमी? जैसे कुछ लोग होता है खड़बड़ खड़बड़ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो गुस्सा आता है। और जब ये सोचो कि दुनिया मेरी बात नहीं मानती तो मेरे को गुस्सा आता है, तो दुनिया कभी भी बात नहीं मानेगी। हमें अपनी जी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ता है, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, और मेहनत करनी पड़ती है। जी ठीक है। क्योंकि उस गुस्से से किसी और दूसरे का नुकसान नहीं होता है, गुस्से से हम अपना नुकसान करते हैं, ये बात समझो। जितना ज्यादा जी गुस्सा करोगे अंदर आग निकलेगी। गुस्सा भी एक तरह जी का आग होती है ना, वो आपके सारी जी जी चीजों को जला देगी। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। हम्म, तो बॉडी अंदर से खोखली हो जाएगी, देखने से बाहर से मोटे नजर आओगे, चाहे जो नजर आओगे, अंदर से शरीर में जान नहीं रहेगी। जी जैसे आपकी अभी 24 साल की उम्र है, अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। घर परिवार में हर जगह भी थोड़ा स्ट्रेस होता है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि शादी ब्याह का भी स्ट्रेस आ गया, बच्चा भी संभालने का आ गया, जो चेहरे पर आपके एक मतलब होना चाहिए चमक नहीं है। हम्म, ठीक है। और चमक को जी तभी नहीं होता है, गुस्सा करने का मतलब होता है, गुस्से से हम खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरे भी परेशान रहेंगे। और गुस्सा जी करोगे तो पित्त बढ़ेगा, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए अंदर से ये सोचना कि गुस्सा क्यों होता है, किस वजह से होता है, राइट डाउन करना पेपर पेन पर, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुछ प्राणायाम योगासन बताए जाएंगे, कुछ मेडिसिन चलाई जाएंगी, जी डाइट में आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस कराए जाएंगे, बट आपका मेन जो जी होता है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा क्यों, किस वजह से आ रहा है। उन वजहों पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो जी एजुकेशन हो, चाहे बिहेवियर चीजें हों।
ठीक है। तो एक तो गुस्सा जी बहुत मैम। ज्यादा आता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन भी रहता है हमेशा, एंजाइटी भी जी। रहती है। तो क्या बहुत महत्वाकांक्षी हो? हम्म। हम्म अभी 2-3 साल से ना हम्म हार्मोनल चेंज हुआ था, इसलिए और मतलब प्रॉब्लम हुआ कुछ कुछ चीज के लिए, ऐसे इस पर्सनल उम्र में दो प्रॉब्लम तीन थी। साल से क्यों हार्मोनल चेंज हो गए? हार्मोनल चेंज तो प्यूबर्टी में होते हैं, इस टाइम क्यों हार्मोनल चेंज हो रहे हैं भाई? पता नहीं, इसीलिए नहीं, शायद। मैं क्यों कह रही हूँ, देखो, लड़की हो, फिजिकल एजुकेशन की आप स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अपनी रूटीन को बहुत फिक्स कर लीजिए। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, जी कुछ योगा एक्सरसाइज, चाहे आपका पीसीओडी है तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, माइग्रेन वगैरह के लिए भी करना पड़ेगा। अपने आप को 6.5 महीने का टाइम देना पड़ेगा और बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने चीजों को लेकर के, क्योंकि जब जी आपकी जी बॉडी में फिटनेस होगी तभी कुछ काम भी कर पाओगे। और जी मैम। बीमारियों में जब ये सारे काम जब होंगे तो दवाओं का लोड भी कम हो जाएगा और जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। जी तो साल जी भर बाद मुझे 25 साल की कुड़ी नजर आनी चाहिए। मैं पंजाब में रहती हूँ तो मैं कह रही हूँ, मतलब जो आप इतने फैल गए जी हो, आपका वजन बढ़ गया या फेस पर जो भी ग्लो वगैरह चला गया है, जो जैसे लग रहा है पता नहीं कितनी निराशा पड़ी है उस, क्योंकि जी माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर मैं एलोपैथी के हिसाब से जी कहूँ, उसकी जो दर्द निवारक दवाएं होती है ना, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो और उस दवा को लेने का कोई मतलब नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से समझोगे, चलो ठीक है, कुछ हम चीजें देंगे, लेकिन मेन है जी आपका डाइजेशन, आपकी नींद बहुत अच्छी होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। थॉट प्रोसेस का मतलब होता है कि जहां जो चीजें बदल सकते हो बदलो, लेकिन दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। जो इंसान दूसरों को जी बदलने की कोशिश करता है वो ज्यादा गुस्से में रहता है ना, सिंपल सी बात है। जी। और अपने ऊपर हाँ बदलना मुश्किल होता है, बट चाह लोगे तो कर लोगे। ठीक है। जी इसलिए मैंने कहा कि जी बैठकर लिखना, एक एक पॉइंट लिखना। और एक एक्सरसाइज मैं आपको और देती हूँ करना, ग्रेटिट्यूड किसके किसके प्रति है आपके अंदर, उन लोग के नाम लिखना जिन लोग के लिए लाइफ में शुक्रगुजार हो। और कोशिश करना हर महीने उस लिस्ट को अपने रिवाइज करना, धीरे धीरे उसमें नंबर बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर एग्रेशन चला जाएगा, क्योंकि गुस्से को करुणा से जीता जाता है। ठीक है। जी तो जिन लोग पर गुस्सा जी आता है, तो एक आपको भी बहुत गुस्सा आता है, तो आप भी दया के पात्र हो, अपने आप को अंदर से सोचो। ठीक जी है। और जी। कुछ ऐसी बीमारियां हो या टाइफाइड वगैरह कभी हुआ हो, कुछ और चीजें तो बता सकते नहीं हो। नहीं, टाइफाइड तो और नहीं हुआ है, बस ये। क्या पहले कोई और तकलीफ तो नहीं रही ऑन ऑफ? कुछ लोग को बुखार होता है, कुछ लोग को सर्दी जुकाम होता है, किसी किसी को नहीं लूज मोशंस होते हैं या कॉन्स्टिपेशन होते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं रही है? नहीं ठीक है। घर में सबसे बड़े हो कि छोटे हो? नहीं, मैं सेकंड वाली हूँ। एक बड़ी वाली बहन का मैरिज हो गया है और मैं सेकंड में, एक तो अब आपकी भी शादी के वक्त छोटी आ वाली गए है। हैं, है ना? हाँ हाँ, अभी तो नहीं देखती, अभी तो पढ़ाई चल रहा है। नहीं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब शादी चाहे 2 साल बाद भी 3 साल बाद भी करना, पहले उसके लिए उतने फिट तो हो जाओ, क्योंकि शादी भी हम्म। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। जी जी हाँ। फिर और जी गुस्सा आएगा मैम। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, तो इनसे किसी और को कुछ पूछना हो तो कोई पूछे। मैम मुझे मुझे पूछना है। हाँ सर, हेलो प्लीज पूछे। खुशबू जी, आप ये बताइए, जब आपके मेंसेस होते हैं तो आपके ब्रेस्ट में पेन होता है आगे पीछे? नहीं नहीं होता है। मतलब भारीपन महसूस होता है क्या, या कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? सोच के नहीं, बताइए। बस पूरा पूरा बॉडी में पेन होता है। हम्म। पूरा क्या बॉडी में चीज? पेन होता है। बॉडी में होता पूरा है बॉडी में जिसमें पेन। मेंसेस आ रहे होते हैं या मेंसेस के दौरान? उसी के दौरान होते हैं। मेंसेस आने के समय आपको कोई सिम्टम नहीं आते हैं? जैसे आना है आपका 1 तारीख का फिक्स है, आपने बोला, हम्म ठीक है ना? तो हम्म। 1 तारीख को हमेशा 1 तारीख को ही आता है? नहीं, 2-4 दिन स्किप हो जाता है। आगे पीछे हो आता हर महीने? आता हर महीना है, बस आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, 2-3 दिन करेक्ट। का। तो फिर आपको पीसीओडी किसने बताया? आपको डॉक्टर ने क्या बताया? आपको सिस्ट बहुत ज्यादा है क्या आपके? डॉक्टर किसने अल्ट्रासाउंड में क्या निकला था? पीसीओडी निकला था? लिखा था हाँ अल्ट्रासाउंड? हाँ, किए थे ना कितनी वहाँ पे सिस्ट थी? हॉस्पिटल। सिस्ट कितनी थी निकली थी, उसमें मेंशन है उसका अल्ट्रासाउंड में? हाँ है ना, मेरे कितनी पास है सिस्ट ना थी? उसका कितनी रिपोर्ट। सिस्ट थी? पता नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को भी। अच्छा चलिए, वो थोड़ा। रिपोर्ट आप भेज दीजिएगा, रिपोर्ट उसमें ग्रुप में। अच्छा, दूसरा जी चीज ये है कि मेंसेस में आता है आपने कि पैड आप एक ही चेंज करते हो, या एक या दो मैक्सिमम, है ना, पूरे दिन जी भर जी में? करेक्ट।
लेकिन आपका उस जी समय क्या पेन होता है या जी नहीं सर, होता है जब मेंसेस हो रहे होते हैं, या फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे में किसी होता है समय पेन पेन, होता है? बहुत ज्यादा होता है। कब सेकेंड होता है? फर्स्ट डे सेकेंड डे होता में, है? फर्स्ट डे में नहीं होता है? सेकेंड डे में नहीं, फर्स्ट डे में थोड़ा बहुत ही होता है, सेकेंड डे में बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद? उसके बाद में उतना ज्यादा नहीं होता है, सेकेंड डे में ही होता है ज्यादा। और फिर आपका थर्ड डे खत्म हो जाता है, फिर स्कैनिंग बाकी दिन बिल्कुल तो खत्म हो जाता है? हम्म। थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं रहता ज्यादा। बाकी ना सेकेंड थर्ड डे फर्स्ट डे में थोड़ा थोड़ा बहुत रहा, बहुत उसके दर्द। बाद आपका खत्म, उसके बाद खत्म हो गया आपका हम्म। थर्ड डे, बिल्कुल खत्म हो गया, जी ड्रॉप्स में रहता है। करेक्ट। जी जब आपका जी 3-4 साल से आपने बताया कि अभी आपके हार्मोनल चेंजेस, आपने बोला अभी आपने वर्ड बोला हार्मोनल चेंजेस 2-3 साल से हुए हैं। ये हार्मोनल चेंजेस का डेफिनेशन क्या है आपके नजर में? हार्मोनल चेंजेस क्या लगे आपको? उसी समय और ज्यादा मेरा तबीयत खराब हुआ है, मतलब ऐसे ज्यादा चिड़चिड़ा या फिर और ज्यादा, मतलब ये सब चीजें। अच्छा, 2-3 साल से आपको चिड़चिड़ापन या दिक्कत ज्यादा हुई है मेंसेस की, इस समय की, इस तरीके की है ना? ये कहना चाह जी रही हैं आप? हम्म। हाँ, उसके पहले मेरे को पीसीओडी नहीं था, ना ही मेरे गाल वाल में पिंपल विम्पल, और ना ही कुछ भी नहीं हो रहे थे, तो मैं चेकअप भी नहीं करा रही थी डॉक्टर से। तो जो दाने अभी निकले तो आपके चेहरे पे और बैक में, तो आपने सोचा हार्मोनल चेंजेस हुए, आपने ये सोचा ना? करेक्ट। मैं स्किन डॉक्टर के पास गई थी, बहुत दिन से मेरा स्किन वाले के पास दवाई भी चला। स्किन बाई डॉक्टर ने क्या बताया आपको? वो बस ऐसी ना देती थी, दवाई ही देती थी, कुछ ये मत खाना वो मत खाना ही बोल रही थी। फिर बहुत दिन बाद इधर पीठ पीठ में निकलना, या फिर पैर वैर में निकलना, ये तो इस ब्रेस्ट में निकलना, ऐसे सब चीज हुआ ना, तब फिर वो चेकअप कराई फिर मैम, तो उसने समोसा और पीसीओडी पानी का पानी पूरी खाने को मना नहीं किया था? किया था। तो तब भी आप खा रहे हो? ऐसे कंटिन्यू बाहर जाती हूँ तो आती अच्छा, हूँ, आप और नहाते कितनी घर बार हो? सुबह दोपहर शाम में कितनी बार नहाते हो? एक बार नहाते हो या डेली नहाते हो मतलब? एक बार डेली, गर्मी में 2 बार, ऐसे 2-3 बार। मॉर्निंग में एक ही बार? और मोशन आप सुबह जाते हो शाम को जाते हो या केवल एक ही बार सुबह ही जाते हो? सुबह और शाम। दोनों टाइम जाते हो? आपको उस मोशन में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं और आपके पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं होता बार बार? आपको पेशाब के आगे की तरफ बार बार यूरिनेशन वगैरह या कोई इस तरह का नहीं होता है ना? ये होता है नहीं थोड़ा नहीं बहुत? होता है, नहीं होता पेशाब में है कोई ऐसा तो। ओके, नहीं आपका उसमें कोई डिस्चार्ज की भी दिक्कत। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आपका खाना पीना और इरिटेशन बिहेवियर आपको जो होना शुरू हुआ है, आपको मेन चीज माइग्रेन आपने बताया। माइग्रेन में दर्द आपको कहाँ पे होता है? अब माइग्रेन आपने कैसे बताया? हाँ, यहाँ से पूरा ऐसे होता है, अब ये कंटिन्यू होता है, माइग्रेन, जैसे सुबह हाँ, यहाँ पे भी माइग्रेन होगा, कैसे पीछे बताया भी आपने कि ये दर्द करता माइग्रेन है। है? आपको ये कैसे लगा कि ये माइग्रेन है? वो भी किसी डॉक्टर ने बताया आपको? हाँ, ऐसी गाँव में ही डॉक्टर है, उन लोग ही बताए। तो क्या वो उसका तो मैं सुबह के समय ज्यादा होता है, दोपहर में ज्यादा होता है, या शाम को ज्यादा? किस समय रात ज्यादा में, होता है, किस समय कम हो जाता है, शाम ये बताइए। शाम में जैसे स्टार्ट होता है ना, जैसे 6, मतलब 6 बजे 7 बजे, फिर कंटिन्यू दर्द करता है, और रात के जैसे सोती हूँ फिर सुबह उठती हूँ आपका तभी जब ठीक शाम लगता के है मेरे छह को। सात बजे होता है तब आपका दर्द शुरू होता है, सुबह और दोपहर में नहीं होता है? कहीं बाहर जा रहती हूँ तो होता है, जैसे कहीं बाहर जाती नहीं, हूँ तो वैसे नहीं होता, बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर आप धूप में नहीं निकले हैं, वैसे ही अगर हैं, तो आपको दर्द नहीं होता सर में? थोड़ा बहुत शाम में होता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, शामी को होता है, सुबह और दोपहर में नहीं होता, तो ये आपका माइग्रेन नहीं है। आप समझ गई? आपको जो मैम भी समझाने की कोशिश कर रही है, मैं भी समझाने, ये माइग्रेन नहीं है, ये आपके खाने पीने की वजह से है। पीसीओडी भी नहीं है आपको, आपका जी पीसीओडी भी नहीं। अब ये हम लोग ओपन फॉर्म में बोल रहा हूँ, मैम भी यही समझाने की कोशिश कर रही है, ये आपके खाने पीने की वजह से, आपके एक्सरसाइज ना करने की वजह से, जो आपका मैम ने बोला कि आपका शरीर में जो आपके चेहरे पे और वो निकल रहा है, वो आपका खाने पीने से संबंधित है। आपको पीसीओडी भी नहीं है, मालूम है जी। आपको? हाँ, तो हम्म। आपको ये सब चिकित्सा करनी पड़ेगी जो हम लोग बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए जी आप ये समझ लो कि आपके शरीर से जो मेंसेस के समय जो ब्लड निकलना चाहिए, जिससे शरीर की गंदगी औरत की निकल जाती है, वो प्रॉपर नहीं निकल रही है, कम निकल रही है, क्योंकि आपकी साइकिल भी 2.5 दिन की है। आप समझ रहे हो? आपकी 5 दिन की साइकिल नहीं है, जबकि आपकी उम्र कम है और आपकी शादी भी नहीं हुई है। मीन्स आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो में डिस्टरबेंस है, और वो जी डिस्टरबेंस
वो पाक हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आप खाना जो अम्ल खट्टी चीटी चीजें, ये सब चीजें जो खा रहे हो ना, समोसा और खस्ता और ये पानी पूरी, इसकी वजह से आ रहा है। इसकी वजह से आपके शरीर में दाने निकल रहे हैं। अब आपको अगर करेक्ट करना है, जैसे मैम ने बताया, बार बार मैम ने यही फोकस कर रही थी कि आप लोग को ग्लो होना चाहिए इस उम्र में, जबकि आपकी मैरिज नहीं हुई है। तो वो ग्लो आने के लिए आपको खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ना जी पीसीओडी है ना आपको माइग्रेन है, आपका खाना पीना जी आपकी हेतु है, आपका कारण है। करेक्ट। जी अब आपका पसीना कितना आता है दिन भर में? पसीना गर्मी में ही आता है मेरे को, ऐसे थोड़ा बहुत कहीं गई तो आता है, ऐसा ज्यादा पसीना नहीं आता मेरे को। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको पसीना नहीं आता है। आपका ना तो यूरिनेशन में आपका गंदगी शरीर की कहाँ से निकलेगी? आपकी गंदगी शरीर की निकल रही है स्किन से और चेहरे से, लेकिन वो रुकी हुई है किससे? क्योंकि आपका वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से पोर्स बंद हैं, स्किन के पोर्स बंद हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे दाने आ रहे हैं। आप अब गर्म पानी से नहाती हैं, ठंडे पानी से नहाती हैं? ठंडे पानी से। अगर आपको केवल गर्म पानी से नहाने को बोल दिया जाए, तब आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आप करके देखिएगा। केवल गर्म पानी से नहाना है, सुबह दोपहर शाम 3 बार नहाना है। 3 बार नहाइए आप, जी सुबह दोपहर शाम 3 बार जी नहाइए। आपके टॉक्सिन, स्किन प्योरीफाई होगी, आपके टॉक्सिन निकलेंगे। और खाने में फास्ट फूड, जंक फूड ये बंद करना है, और बाकी आपको दवाइयाँ जो बताई जाएंगी वो आपको लेनी होगी। राइट राइट खुशबू ओके जी। ओके, जी थैंक यू। ओके स्टीम लेती हैं थैंक कभी यू आप सर। चेहरे पे या बॉडी में? कहीं स्टीम लेती हैं? कभी कभी दाने निकले तो नहीं स्टीम नहीं ली? नहीं। कभी लेने की कोशिश नहीं की? स्टीम लेने की कोशिश करिए, देखिए आपका चेहरा चमक जाएगा। चेहरे पे भाप ले लिया करिए, एक भगोने में पानी गर्म करिए और उसको जी थोड़ा सा नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर तौलिया रख दीजिए और आप स्टीम लेना शुरू कर दीजिए। देखिए चेहरे में कैसे ग्लो आ जाएगा। फिर मैम कहेंगी नहीं आपका समोसे जैसा नहीं है चेहरा, बताशे जैसा नहीं है, मतलब चेहरे में ग्लो आना जी शुरू हो जाएगा। वो गंदगी, पोर्स खुलेंगे तो आपकी गंदगी अपने आप ही साफ होने चाहिए। बाकी दवाइयाँ आपको दी जी जाएंगी। ठीक है। जी ओके। जी बाप। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? पढ़ क्या रही मैम हैं? आप थोड़ा सा पढ़ाई में नेटवर्क क्या एरिया में कर रही आइए। हैं आप पढ़ाई में क्या परस्यू कर रही हैं? फिजिकल पढ़ रही हैं ना एजुकेशन आप? में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिजिकल एजुकेशन तो कॉलेज होता है कि ऐसे बस ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग करें? कॉलेज जाती है ना आप? अभी कॉलेज नहीं जा रही हूँ, एग्जाम हो गया है तो क्यों अभी नहीं? घर में ही। एग्जाम हो गया मतलब फर्स्ट ईयर है। कितने साल का है आपका कोर्स? 2 साल का। 2 साल का। इस 2 साल में आपको फिजिकल ट्रेनिंग मतलब फिटनेस से रिलेटेड है ना? हम्म। शरीर का व्यायाम, फिटनेस रिलेटेड है। जी अभी सच्ची जी सच्ची बताइएगा, आपने अपनी बॉडी को कम से कम 30 से 40 मिनट कौन से वक्त में श्रम दिए? मतलब चली है, भागी है, स्किपिंग किया है, खेला है, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी ग्राउंड में की है? सच्ची सच्ची बताइएगा, ग्राउंड में पिछले अभी 3 साल। 3 साल से। हाँ जी। 2 साल से तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, बीपीएड में तो कंटिन्यू वहाँ क्लासेस लगती थी। अभी जो मास्टर डिग्री है उसमें कम जाती हूँ, मैं कॉलेज घर से ही कर रही हूँ तो। बाकी जिसमें बीपीएड कर रही थी उस टाइम कंटिन्यू क्लास जाती थी मैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वहां पे? हाँ योगा वहाँ पे या होती है ना, ये हर चीज होता था वहाँ होती है? पे। तब पसीना नहीं आता है आपको? तब हम पसीना लोग को नहीं आता? 40-40 मिनट हाँ, उस टाइम आता था ना पसीना। अभी घर में उस ही तो टाइम नहीं आता आता, था। उस टाइम आता था ना। वहां तो हम लोग ओके। और का क्लास आपको ये लगता था ना, सरदर्द का तकलीफ और 9 से ये जो 11 आप बता रहे हैं कि मेंसेस का तकलीफ कितना दिन से हो रहा है? कितना दिन से हो रहा है? क्या बोले मैं? हाँ जी। 3 साल तीन हो साल गया। तो ये 3 साल में एक तो जो अभी डॉक्टर सक्सेना जी ने कहा वो एक चीज, और दूसरी चीज कुछ आसन आपको बताए जाएंगे दवाइयों के साथ में। आप उतना पक्का कीजिए। आपका शायद फिजिकल ट्रेनिंग बंद हो गया है तो आपने एक्सरसाइज भी करना बंद कर दिया है ना? दूसरा चीज, आप घर पे जी जब जी रहती है तो बैठा काम ज्यादा करती है। फिजिकल एक्सरसाइज पेट के जी बलबूते पे या फिर नीचे जमीन पे बैठना या 2 पैरों पे बैठना, ये काम आपका नहीं होता है। चेयर पे बैठना होता है, खड़ा रहना होता है, या गाड़ी में चलना होता है, बराबर ना? कमर के या फिर घुटनों की जी जी फोल्डिंग जी जी या हिप जॉइंट पे ऐसे बैठ के आपका कोई भी काम नहीं होता। जैसे हम खेती में काम करते हैं या 2 पैरों पे बैठ के हम झाड़ू लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ये एक्टिविटीज जी आपकी चेंज कर लीजिएगा। और दूसरा चीज, जी आपका जो भी रिपोर्ट है वो शेयर करिएगा
शायद आप पीसीओडी की जी पेशेंट नहीं। दूसरा चीज माइग्रेन मतलब कुछ भी नहीं, मॉडर्न में एलर्जी, माइग्रेन या फिर इडियोपैथिक ऐसे कुछ भी अगर करके बोला गया तो उन बीमारियों की वजह कुछ भी रहने दीजिए, उनके पास में इसकी दवाई नहीं है। वो दर्द दबाने की जी दवाइयां देंगे, लेकिन ये जब बीमारी जी ही नहीं है तो इसको जड़ समेत अगर ट्रीट किया जाए तब पूरी तरह से इसमें से निकल सकती है। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक जी है। और दूसरी चीज, रात ओके का खाना कितने बजे खा रहे हैं आप पिछले 3 साल से? यूजुअली रूटीन क्या है आपका, सुबह दोपहर शाम? वही अभी रात में 10 बजे, 10 बजे दोपहर में खाना खाते, 2:30 बजे दोपहर में 2:30 बजे, सुबह? और सुबह 10 बजे। और रात को 10 बजे खाना खाते ही कितना देर में सो जाती हैं आप? वही 12 बजे। 12 बजे। आपका कुछ ऐसा काम है कि 6 या 7 बजे आपको खाना बनाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा या आप खा नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ वजह नहीं है ना? क्या करती हैं आप नहीं ऐसा तो जॉब? कोई ऐसा कोई वजह नहीं ना? तो ये जो 10 बजे नहीं। खा रही है ना आप खाना पिछले जी 3 साल से, सबसे बड़ी जी वजह वो फिर पानी पूरी जी रहने दीजिए या मैदे का कोई चीज लीजिए या बैक या फिर उबला पानी या फिर अच्छा कुछ खाना, सात्विक खाना। अगर वो रात को 9-10 बजे आप खाती हैं तो 9-10 बजे हमारा 6 के बाद में, 7 के बाद में सूर्यास्त हो जाता है। आपका अग्नि वैसे ही जी बंद है। तो आपको जो भी है 6-7 के बीच में जब तक उजाला है तब तक आपको खाना खाना है, जी ठीक है? जी मैम। आठ जी नौ तक आपका जो भी एक्टिविटी, आप सारा एक्टिविटी करिए, ठीक है? टीवी जी देख के और फोन फोन को छोड़ के अगर बाकी का। और 9 के बाद में आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं ना कि बहुत बड़ी कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसे फोन आने वाले नहीं हो नहीं आपको। नहीं ऐसा हाँ, कोई नहीं, तो नहीं 9 नहीं। के बाद में आपको फोन नहीं देखना है, ठीक है? 9 के बाद में आपको जो भी है वो आप अपना काम करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन स्वाभाविक तौर से 10 से 10:30 बजे आप अपने बेड पे चले जाइए और उस वक्त में आपको कुछ सोच विचार की चीजें दी जाएंगी। बस उतना करिए और कुछ जी भी नहीं है। आप फैमिली के साथ में रहते हैं कि अकेले रहते हैं? अभी फैमिली के साथ में हूँ। फैमिली के साथ में रहते हैं। फैमिली के साथ में जी मतलब हंसते खेलते घर के माहौल में, ये झगड़े वगड़े तो नहीं ना? गुस्सा आता है तो नहीं किसी पे नहीं अपनी मारपीट कर दी? हाँ, ठीक नहीं है। नहीं तो ऐसा कुछ टॉमबॉय की तरह है आप? बिल्कुल नहीं, आप बहुत बढ़िया है। पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसमें अनावश्यक आपका जो भी वेट है वो चीज अगर कम हो जाता है तो आप सारी प्रॉब्लम से निकल आएंगे। सिर्फ ये जो पिछले 3 साल से आपका चक्र चल रहा है कि आप 10 बजे खाना खा रही है और 12 बजे सो रही है, तो आपका खाना बिना हजम हुए आपके शरीर में वैसी ही बदहजमी की फॉर्मेट में रहता है, जिसकी वजह से अनावश्यक टॉक्सिन्स अपने स्किन के ऊपर से या गर्भाशय के, इधर गर्भाशय में भी तो स्किन ही है ना, शरीर के ऊपर भी तो स्किन ही है और आपके चेहरे पे भी स्किन है। इसकी वजह से वो जो उसका बल, हानि और उसके साथ में छाया, कांति, ये सारी चीज जो भी अफेक्ट हो जाती है। बस इतना चेंज करिए, बहुत कम दवाइयां लगेंगी आपके, आपका रिपोर्ट शेयर करिए। और आपका नाम बहुत बढ़िया है, खुशबू। तो वो खुशबू की तरह आप चहकते महकते रहा करिए, हंसते रहा करिए, जी ठीक है? जी स्माइलिंग रहा जी। करिए। ओके। थैंक यू। चलिए, आप ना खुशबू जी लीव हो जाइए, हम लोग ट्रीटमेंट बात करते हैं मुनमुन जी से। आप जी लीव हो जाइए, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। फिर आप आइएगा, फिर हमारे पास जुड़िएगा। चलिए, मुनमुन जी को ट्रीटमेंट बता दीजिए। शशि मैडम, आप बताइए क्या देना चाहिए। सर सबसे पहले इनकी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। किसी भी हालत में रात में 10 बजे सो जाएं, सुबह 5-6 बजे तक उठें। दूसरा चीज है, इनको वॉक करने की ज्यादा जरूरत है। तीसरा, आसन में करना है तो सबसे पहले शुरुआत करें, हालांकि फिजिकल एजुकेशन की है, बहुत कुछ करती होंगी पीटी उटी, लेकिन एंटी रूमेटिक ग्रुप आप योगा से शुरू करें, फिर एब्डोमिनल ग्रुप वगैरह आए, फिर बाद में जाकर के जो पेल्विक रीजन वाले हैं वो सब करें, और उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार वगैरह करें, तो इससे इनका वेट लॉस अच्छे हो जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करें। और इन्होंने तो जैसा बोला कि इनको करें भूख प्यास सब ठीक है, लेकिन 2 टाइम ये बगैर भूख के खाती हैं, तो बगैर भूख के खाना जो है वो भी बंद करें। बगैर भूख के जब तक खाती रहेंगी तब तक वजन बढ़ता रहेगा, और जितना जंक फूड है, बाहर का जो भी चीजें हैं वो सारा बंद करें। और जितना भी हाई कैलोरीफिक डाइट वाली चीजें होती हैं या जो कि सिंपल कर सकते हैं, जो भी गुरु पदार्थ जितने हैं अधिकतर, वो सारी चीजें बंद करें, वो चीजें वो हैं। और उसके अलावा इनको चलाना चाहूंगी मैं आरोग्यवर्धिनी मेदोहर गुगुलू के साथ में दे दें शुरुआत में, और इनको रसपाचक और रक्तपाचक चला दें। तो बस इतना शुरुआत करें, धीरे धीरे फिर और बढ़ा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, इस पे आदरणीय महेंद्र सर, अरविंद सर, अनुरिता मैडम कुछ बोलना चाहेंगी इनके केस में। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। हम्म
अनातब मतलब अल्प आर्तब हो रहा है, और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन पे भी, मतलब पकवाशय से भी रिलेटेड है। और ओबेसिटी मतलब मेद वृद्धि, मेदाव्रत बात, मेदाव्रत बात की सिम्टम आ रहे हैं। रजा को पुष्ट करने के लिए रज तभी अच्छा होगा, या आर्तव तभी अच्छा होगा जब रज अच्छा होगा। रज अच्छा तब होता है जब अमाशय अच्छा होता है। तो जैसे मैम ने, शशि मैम ने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, और अमृता मैम ने भी बहुत बढ़िया बताया कि इवनिंग का डाइट, इनका जो डाइट से रिलेटेड बताया। मेरा ट्रीटमेंट पार्ट में जो है रजो दोष हर बटी, दसमूला रिस्ट या दसमूल काथ विद अरेंट तेल, वो पकवाशय की क्लीनिंग भी करेगा, और उसका प्रेशर जो अमाशय पे, उस पे आ रहा है, गर्भाशय पे आ रहा है, वो कम करेगा। कन्या लवादी बटी, नष्ट पुष्पांतक रस और कुमारिया सब। कुमारिया सब लार्ज इंटेस्टाइन पे भी काम करता है, पकवाशय पे भी काम करता है, और शोधन भी करेगा। तो कुमारिया सब, नष्ट पुष्पांतक और कन्या लवादी बटी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ उनका मेद के आता हूँ, क्योंकि मेद वृद्धि हुई है, साथ में इनका पित्त वर्धक आहार विहार रहा है। तो या तो स्टार्टिंग में अभिपत्ति का चूर्ण 40 mg स्टार्टिंग से दे दिया जाए, जिससे अच्छे से ब्रेजन हो जाए। नहीं तो अभिपत्ति का चूर्ण सुबह शाम में रखा जा सकता है। साथ में चंद्र प्रभावटी, जो क्लेद का पाचन करेगी, क्लेद का निर्वहन करेगी। जो क्लेद वृद्धि इनकी स्किन में दिख रही है, पूरे शरीर में दिख रही है। तीव्र लव और शिलाजित्तो आदि बटी, जो धातु परिपोषण क्रम को सुधारेगी। ताप्यादि लव, नवयास लव और पुष्प धनवारस, ये मेरा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। और किसी आसपास को कोई अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो इनको एक उद्वर्तन या सर्वांग स्वेद करा लेना चाहिए, कोई भी अगर जहाँ पे भी रहती हैं। और ये हफ्ते में 2 बार 3 बार करा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और खाना इनको एक टाइम का बहुत हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेद वृद्धि की वजह से स्किन में मल वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से रस दुष्टि की वजह से रसे अपि श्लेष्म बत, और उसका त्वचा में इसीलिए रस 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 सार को ना बोल के त्वक सार बोला गया है। मीन्स रस दुष्टि हो रही है, मीन्स इसलिए त्वक में जो है डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इनको अमाशय की अग्नि पे काम करना पड़ेगा। तो ये मेरा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी सर। राइट सर। जी, और मैं ये बोलूंगा दीपन पाचन अनुलोमन करके पहले तो इनको रस पाचक, रक्त पाचक दे दिया जाए तो वो ज्यादा चले। महामंजिष्ठादि क्वाथ, रक्त शुद्धि करने वाली सारी दवाइयां दे दिया जाए। जलौका लगा दिया बिल्कुल जाए, सर, विरेचन। महामंजीशर। हाँ, बोलिए बोलिए अनुरिता मैम। नहीं नहीं नहीं, महामंजीशर मेरे से मिस हो रहा था सर। और दूसरा चीज क्या है, पेशेंट की जो भी है वात जो है, वात की दृष्टि भी काफी दिख रही है। दूसरा चीज मनो, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ वल्नरेस के तो थोड़ा सा जरूर नेटवर्क है, एरिया में आइए पक्का ना, जरूर नेटवर्क एरिया में होगा। आइए प्लीज। इसकी वजह से सप्रेसिव पर्सनालिटी या फिर बाकी सब बढ़िया। और योगासन में मैं मैसेज करती हूँ, पेल्विक योगासन बहुत अच्छी चीज है जो रिजल्ट। जी, और गंधक रसायन अच्छा काम करेगा, कैशोर गुगुल, आरोग्य वर्धनी, पंचतिक घृत गुगुल अच्छा करेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देना पड़ेगा, एक ही बार सब नहीं देना पड़ेगा। जो लौका लगाने से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर इसमें इनको रूप से विरेचन देना चाहिए, फल तरकारी क्वाथ वगैरह का, इस तरह से। और इसमें अपन को जैसे ये मैडम ने बताया वो सही है, आरोग्य वर्धनी है, और पुनर्नवादी मंडूर वगैरह इनका भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। और संग में यदि ये अपन, क्योंकि इसका कफ और पित्त का है, अवरोध है, और तो इसके हिसाब से मैडम ने काफी ट्रीटमेंट बता दिया, और आपने बता दिया महामंजिष्ठादि क्वाथ वगैरह इसमें चलेगा ही। लेकिन इसमें विरेचन के लिए पहले कर दें तो इसका क्या है कि जो क्लेश ज्यादा है तो वो निकल जाएगा, तो उससे अवरोध खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसका एचपी वगैरह का भी देखेंगे कि एचपी वगैरह कितना है, उसका भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, तो उसके हिसाब से अपन इसको कासीस वगैरह का या उनका भी प्रयोग करा सकते हैं। और टेंशन की वजह से जो दिमाग में है उसके लिए मानस मित्र वगैरह उनका भी प्रयोग करा सकते हैं। और अवरोध के लिए जो रजत फार्मूला अपन देते हैं उसका पाठा और त्रिकटु,
तो उसका भी प्रयोग उसके लिए करा सकते हैं, क्योंकि उसका अवरोध है वहाँ, कफ का अवरोध ही है वहाँ, उसी के कारण हो रहा है। जी बहुत अच्छा बताया। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। और मुनमुन जी, आपके पास विरेचन वटी होगा ना, वो दे दीजिए ना, उनका पेट साफ करके पहले, हीट की जी वजह प्रणाम से। सर। हाँ प्रणाम सर। और सर ने जो बोला कि 3 बार गर्म पानी से स्नान करना है, उससे पूरा जी सर। मल निकलेगा स्किन से। जी जी सर। हाँ जी। ठीक है और सर। और कोई इस केस में कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। वीना मैडम, तनिका मैडम, कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग? नहीं, सुनने में सबको इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा, और एक हमारे बहुत बड़े वैद्य जी जुड़े हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, कृपया अपने बारे में थोड़ा बताइए सबको। आप कौन है, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, सब बताइए सर। प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। जी सर। मैं वैद्य धर्मेंद्र मिश्र। मैं नेपाल में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, बुटवल में। और नेपाल के समीपवर्ती जिला गोरखपुर के एक कस्बे का निवासी हूँ। और हमारे वैद्य जी के शिष्य समझ लीजिए, हमारे अर्जुन पाठक जी के छोटे भाई के रूप में। और सर, आपके नेपाल में किस तरह के रोगी आते हैं? नेपाल तो इतना समृद्ध देश है, वहाँ कैसे पेशेंट आते हैं? जी, वहां पे तो आप ये समझिए कि हमारे नेपाल में जो पेशेंट हैं वो केवल जो है इस तरह से समझिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर वहाँ बहुत ज्यादा है। खान पान का कोई वहाँ मतलब अच्छा तरीका नहीं है। जीवन शैली उन लोगों की काफी लग्जीरियस है। तो वहाँ पे सर ज्यादातर जो है डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फिर जो है लंग्स फाइब्रोसिस है, उसके बाद जो है लीवर की कई कंप्लेंट्स हैं, सिरोसिस है, गठिया गठिया जो है मतलब उसमें समझ लीजिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा है। तो सर, आप नेपाल से पहाड़ से खुद दवाइयाँ लेके आते हैं, वहीं पे वहीं दे देते हैं क्या, हाँ, मतलब वो वहाँ जो है वहाँ का जो है वो पहाड़ से काफी जो है रॉ मटेरियल्स हैं, जी उनको हम ला करके उसको हम प्रिपेयर करके उनको देते हैं। जी। और सर, आपका पढ़ाई कहाँ हुआ है, बीएमएस वगैरह कहाँ से पढ़े हैं? ये मैं राजकीय आयुर्वेद कॉलेज अतर्रा से मैंने जो है यूजी किया है। जी ये हमारे यूपी में ही है, जिला बांदा पड़ता है। जी। और उसके बाद हमने जो है पंचकर्म का जो है डिप्लोमा कोर्स हमने किया था वहां से, आपका त्रिशूर से जो आर्य वैद्यशाला है वहां से किया जी। आपसे शशि था। मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, बोले बोले। शशि मैडम कुछ बोलना हाँ चाह बॉस रही हैं? नमस्ते। मैं भी एक्चुअल फर्स्ट प्रॉप मैंने अतर्रा से किया, तो आप बॉस किस बैच के हैं? जी, मैं 88 का हूँ। अच्छा बॉस, तब तो काफी आगे, मैं तो 99 बैच की हूँ। जी, मैं 88 का हूँ। ओके बॉस, नमस्ते बॉस। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बॉस ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया है, गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो गोरखपुर में जो है आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन भी हुआ है। हाँ, अभी उसमें 7-8 सितंबर को प्रोग्राम है, आप उसमें आ रहे हैं? अब देखिए, बातचीत तो हुआ है, आते हैं तो फिर मिलते हैं क्योंकि हमारे ठीक है जो बॉस। वहाँ। हाँ, और आप प्रैक्टिस कहाँ कर रही हैं इस समय? बॉस मैं तो चंडीगढ़ के पास में हूँ। बहुत बहुत बधाई। तो मूल रूप से आप यूपी के रहने वाले हैं? हाँ जी बॉस, मैं भदोही की हूँ एक्चुअली, बनारस के पास में। तो मेरा फर्स्ट प्रॉप अतर्रा से है, सेकंड थर्ड अच्छा, प्रॉप मेरा बनारस से है। ये जो है लाल बहादुर शास्त्री हंडिया। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट तो अतर्रा से हो गया, सेकंड थर्ड बनारस से है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर अब बहुत सुंदर। हाँ, अब तो कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया ना। अभी एलुमनी मीट हुआ था बनारस का, तो मैं उसमें आई थी। और जी 2024 में अतर्रा का भी एलुमनी मीट हुआ था, तो उसमें भी मैं आई थी, जी 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 जी। जो अरुण सिंह बॉस ने किया था। हाँ 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 हाँ, चलिए कभी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बॉस। अरुण बॉस तो आपके जूनियर होंगे ना बॉस? हाँ हाँ हाँ। जी बॉस, जी बॉस, नमस्ते। अच्छा, तो प्रणाम।
डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, आप थोड़ा बताइए कि आयुर्वेद के लिए आप मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए ना अपना, कि आप क्या काम कर। हाँ, मैं यहाँ पर जो है दो चीजों में ज्यादा काम करता हूँ सर। जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और यहाँ पर जो है मैं कैंसर ट्रीटमेंट का ज्यादा काम करता हूँ, कैंसर लीवर पे। जी, तो आप क्या देते हैं टेंशन ट्रीटमेंट के लिए, क्या ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, मूल चीज क्या है सर, दोष अवस्था के अनुसार उनका क्या है, शोधन और शमन दोनों क्रियाओं का जब तक सामंजस्य में हो तब तक काम नहीं होता है। और पेशेंट के बलाबल के हिसाब से उनका सत्व देख करके इस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है ना। तो उसमें शोधन और शमन प्रक्रिया सब देखी जाती है। और मूल चीज क्या है कि कोई पेशेंट कैसा है, उसकी दशा कैसी है। अब आपने मान लीजिए वमन का प्लान कर दिया, लेकिन वो वमन के योग्य नहीं है ना। तो ये भी देखना पड़ता है। और साथ में जो है पेशेंट को जो है दीपन पाचन के साथ और उनके शरीर के जो है बल को भी बढ़ाने का काम पहले शुरू में किया जाता है। ट्रीटमेंट पार्ट अलग किया जाता है बाद में। पहले उनका जो मूल प्रॉब्लम है उनको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाता है पहले। बहुत अच्छा सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमें बताते रहिएगा केसेस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बस आपका कृपा और दया बनी रहे, क्योंकि आदरणीय गुरुदेव जमदग्नि सर का जो है हाथ आपके साथ है और आपका साथ हमारे साथ है। जी सर, थैंक यू सर। एक सर जितेंद्र मिश्रा जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, कल आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, वो आईवीएफ वाली पेशेंट का आप बताने वाले थे कुछ। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, खाना खा रहे हैं क्या? प्रणाम सर। आप कल वो बताने वाले थे, वो केस थोड़ा बताइए ना पूरा डिटेल में। हाँ सर, मैं उसमें ये बता रहा था सर कि अ, हम लोग ने जब उस समय ट्रीटमेंट दिया था फर्स्ट टाइम, आई थी, कई बार वो आ चुकी थी हमारे पास। तो इससे पहले जो हुआ था उसमें भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था आईवीएफ वाली पेशेंट को, और उस समय हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन बोले तो फॉलो नहीं किया, और 1 महीने की मेडिसिन ली गई थी। और उसको खाने के बाद से उन्होंने हमने उनको बोला था बेड रेस्ट करने के, तो 4-5 महीने बाद उनको वाटर लीक हुआ था, तो 5.5 महीने का मंथ का बेबी उस समय खत्म हुआ था। फिर इसके बाद इस बार भी सर जी उनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट जब दिया तो आईवीएफ के ले गई दूसरे आईवीएफ सेंटर में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उनको मैंने बोला था कि आप 1 साल कम से कम 6-8 महीने 1 साल बाद प्रयास करिएगा, तो उन लोगों ने 8 महीने लगभग 1 साल बाद प्रयास किया। तो इस बार को उनको सिस्ट निकल के आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी है ना। तो फिर उन्होंने फिर दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई कि भैया के ट्रीटमेंट लेंगे। फिर उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया, और 45 से 50 डेज में उनका सिस्ट सब रिजॉल्व हो गया। तो फिर वो कंसीव गई, और उन्होंने इस बार मुझे बताया भी नहीं कि सेकेंड जुड़वा बच्चे थे। और फिर भी इसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए ना, कोई क्लॉट आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, क्योंकि उनकी प्रकृति जो है कफा जो पित्तज है थोड़ी सी ना। अल्टीकेरिया का मैंने ट्रीटमेंट दिया था, वो ठीक हुआ था। तो वमन विरेचन उन्होंने एक बार वमन पहले करवाया था, वमन विरेचन, तो उनको बड़ा अच्छा लाभ था। तो उसके बाद से अर्टिकेरिया नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रकृति थोड़ी भिन्न थी। तो क्योंकि उसमें क्या था ना सर कि हम लोग ये लोग आईवीएफ जब जाते हैं इसके बाद भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मासानुमास जो ट्रीटमेंट है ना सर वो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से इनको इस बार भी ना सर, क्योंकि इनको ये कॉम्प्लिकेशन हुए समय से पहले ओस खुल जाना। फिर इनको बेड रेस्ट एकदम टोटली 5.5 महीने अभी नहीं हुए थे, तो कम्प्लीटली बेड रेस्ट कर दिया, घर में बेड लगा के पैर को ऊंचा करके रखना। तो ये सब चीज़ें हुई। और चूंकि पेशेंट का जो पेशेंट है ना वो आपने जैसे पहली बार आपने बोला था ना, जो उसको बुरा लग गया था कि आप मौका परस्त हैं क्या, सब जरूरत लगती है तो आती हैं, फिर इसके बाद चली जाती हैं। तो फिर उनसे मैंने उसमें केस टेकिंग ही नहीं किया, क्योंकि ना हाँ मेरी बात को बुरा मान जाते हैं। फिर मैं शशि मैडम हाँ कि आप केस टेकिंग करिए। हाँ। हाँ, सबसे पहले बार जब आप आई थी हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग आपने बोला भी था, तो उनको काफी उस बात को उनको समझाने में मुझे टाइम भी लगा था, मैम ने भी समझाया था। वो समझ नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास वो 6-7 साल से हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक या तो ठीक है आईवीएफ चलो कराना है, चलो जरूरी है, क्योंकि भाई उनके हस्बैंड को एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, स्पर्म बाहर नहीं आते,
ठीक ना, अब एज हो गई है, एक कई बार उनका एक भी कम बन रहा था तो उसको भी हमने सही करके दिया। एमएच वैल्यू उनका बहुत लो जा रहा था, वो भी ठीक करके हमने दिया। फिर इसके बाद इस बार भी हम भाई हम तो क्योंकि फैमिली रिलेशन भी है थोड़ा सा, तो हम तो पेशेंट से बोल नहीं सकते ना कि ट्रीटमेंट लीजिए। अब उनको हम लोग मान लीजिए आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई बना के देते हैं मास अनुमास के हिसाब से, आप स्वर्ण प्रिपरेशन यूज करते हैं तो वो तो कॉस्टली आएगी। जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में भी यूज किया था तो उनको लगता था कि ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। इस बार भी बोल रही थी वो कि, लेकिन और मैं इस आईवीएफ बार गया। में आईवीएफ सस्ता है क्या उनका? वही तो मैंने कहा सर, वही तो मैं अपने पेशेंटों से भी बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ, इवन मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जिले एनसीआर में मैं सबसे बोलता हूँ। इवन मैं घर में ही बोलता हूँ कि मुझे अभी अपने ट्रीटमेंट अपने घर में कोई मेरी बीमारी होती है तो कोई भी अच्छी से अच्छी दवाई मैं अगर खोल लेता हूँ तो मुझे पता है कि वो कॉस्ट मेरा कम ही आएगा। मतलब जो मॉडर्न साइंस में हमारा कॉस्ट आता है, चीजें आती हैं और उसको क्योर भी नहीं है। तो इस बार भी उन्होंने कोई वैक्सीन हमसे अपनी नहीं ली। उनके हस्बैंड इतना स्ट्रेस में थे सर कि उन्होंने मुझसे अपने स्ट्रेस का ट्रीटमेंट सिरोधारा वरा करवाया। सिरोधारा उनकी 4-5 दिन 6 दिन सिरोधारा हुआ। फिर उसके बीच में उनके वजह से ट्रीटमेंट में सिरोधारा रुका। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, मतलब पर्सनली मुझसे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लेके थे, क्योंकि इंडिविजुअल फैमिली है, कोई है नहीं। तो आईवीएफ का डॉक्टर के पास जाना, सारा कुछ करना, बड़ा स्ट्रेस था। तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया 2-3 महीने। बीच में ही इनका मैं अभी पिछले महीने जब इनको देखने गया था तो मुझे पता लग गया था कि मैं जब लौट के आऊंगा तो इनकी ये भी प्री मेच्योर ही होगा। मैंने उनको बोला नहीं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट और लेने थे, बोला नहीं। लेकिन मुझे जैसे मैं 21 जून को मुझे न्यूज मिली कि 24 मंथ का प्रीमेच्योर हुआ है, दोनों लड़का लड़की हैं बच्चे, तो हमें ये भी लगा कि बताया नहीं कभी और दूसरी चीज है कि मैं यही देख रहा था, मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि भाई ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखती तो ये जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं और हम प्री मेच्योर की संभावना तो। अच्छा सर, ये मैं पूछा था, हमारे आयुर्वेद में तो प्री मेच्योर का कोई सिस्टम ही नहीं है, नहीं, है हमारा सर? तो 9वां 8वां 9वां महीने तक होता है, पूरा पूरा होता है टर्म, ना? फुल टर्म होता है, हाँ। तो हमारे यहाँ तो मतलब मैंने भी देखा कि सर, कि मैंने अभी तक जितने आयुर्वेद ट्रीटमेंट में मैंने पेशेंटों का, कि उनको कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन आता ही नहीं आयुष्कार है। अगर हो रहा है तो हम लोग ये स्वर्ण मालिनी वसंत वगैरह दे देते हैं, हाँ, बीच में माता। उनको, हाँ, ये हुआ था तो हमने सोचा कि करेंगे। लेकिन वही मैंने उनको इस बार जब गया और जब मुझे पता लगा तो मैं देखने गया, बच्चे को तो हमने देखा नहीं है। लेकिन वही मैंने देखा तो वो बोल रही थी कि बीच में उनको फीडिंग नहीं आ रहा था, दूध नहीं आ रहा था, तो वो अपना दिमाग लगा रहे थे। कि मैंने कहा सतौरी पी लीजिए, थोड़ा मेथी पी लीजिए, वो क्योंकि उन बच्चों को फीडिंग कराने के लिए दूध इनका जाना है। तो वो दिमाग लगा रहे थे कि बच्चों को कोई दिक्कत, तो हमने क्या, आप तो हमेशा दिमाग ही लगाते हो भाई, आप दूध सतौरी पियोगे तो बच्चों को सतौरी डायरेक्ट थोड़े जा रही है, मिल्क फार्मेशन के रूप में जा रही है। तो फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ही कि भैया सभी लोग तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। हमने कहा ऐसा नहीं है, आप कॉस्ट जोड़िए। अब इनडायरेक्टली वे में पेशेंट को कुछ भी बोलो तो थोड़ा समझ नहीं समझता। तो अब सोचिए सर, आज के डेट में चूंकि मैं एक वैद्य के हैसियत से मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है कि मैं चाहता हूँ कि अब अच्छा हो। और कंडीशन है सर कि आप सोचिए 50,000 रुपये पर डे का खर्चा है सर। तो उन्होंने अगर किया होता आयुर्वेद तो इतना हाँ, नहीं होता ना। अब सोच लीजिए, हम अगर 10 महीने भी दवाई देते सर तो क्या देते? 10,000 रुपये महीने की दवाई देते। हाँ, 1 लाख रुपया लगता, ठीक ना? 12 महीने भी अगर हम देते उसके बाद भी तो भी यही लगता। लेकिन अभी क्या आ रहा है सर, अभी आप 45 लाख रुपये आ रहे हैं सर। और क्या है सर, इसके बाद भी सर और क्या उसमें भी दिक्कत। केवल वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई अभी ब्रीडेड सर नहीं कर रहे हैं कुछ दिक्कत क्या ऐसे। हो रही है सर कि मैं हर एक हफ्ते पे हालचाल लेता हूँ सर। तो अभी जैसे बच्चे डीप स्लीप में चले जाते हैं, स्लीप ना, और फिर इसके बाद उनको उठाना पड़ता है हम। और फिर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ सर उनका, ठीक ना? जो बिटिया है उसको थोड़ा सा ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग भी आई है। तो उनके पड़ोसी अभी 58 लाख रुपया खर्चा करके आए हैं, जिसमें से एक बेबी बचा सर। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सर, हम लोग आयुर्वेद में ग्रंथों में जो लिखा है सर, अगर उसको हम सही तरीके से फॉलो करें तो हम आईवीएफ वाले केस को भी बहुत अच्छे से डिलीवर करा सकते हैं चीज। अब कंडीशन क्या है सर कि 45 से 50 लाख रुपया देने में उस कपल को भी बड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आपको पता है मॉडर्न साइंस में कोई सुनने वाला है नहीं, कोई कंसेशन होता नहीं किसी का, ठीक ना? इंश्योरेंस मेडिक्लेम में क्या लगता है, 7-8 लाख रुपए, 10 दिन में खत्म हो गया। तो वही है सर
कि अभी भी देखिए क्या सर्वाइवल रेट है, 5 महीने का, अच्छा ही होना चाहिए। तो बड़ा वो पेशेंट कई बार क्या होता है कि आयुर्वेद को बड़ा हल्का समझता है, उसकी गलती करके फिर पेशेंट को अपने जब इस सिचुएशन में पड़ता है तो रियल में उसे एहसास होना चाहिए। क्योंकि मेरे केस में सर हमने देखा है कि हम सब ने इतना प्रयास किया और हमारे केस में बहुत अच्छा हो, मैम अनुता मैम ने भी, हम सब ने किया था। तो हमें बड़ा इस तरह के केस में बड़ा वो लगता है कि हम सब कर कैपेबल हैं क्योंकि सर क्या होता है ना कि लोग एट ए टाइम देखते हैं कि इतना महंगा है। महंगा कुछ नहीं होता, बशर्ते आपका माइंडसेट कैसा है। अब देखिए सर, हम लोग तो प्रार्थना दिन रात कर रहे हैं कि भाई, अभी उन्होंने बोला है 3 महीने, मतलब 3 महीने तक, यानी 12 हफ्ते हम रखेंगे। वो केवल मैनेज करेंगे, वो कोई बृहण नहीं करेंगे, कुछ पोषण नहीं करेंगे, केवल अभी मैनेज। कल मैंने पता किया था सर, तो उन्होंने बताया था कि सर 50 ग्राम 30 ग्राम वेट बढ़ रहा है। एक बेबी 550 ग्राम का है और एक है आपका 650 ग्राम। नहीं सर, आप जो भी, अगर उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मैम ये प्रीमेच्योर बेबी पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि ट्विंस बेबी है, इसका ख्याल पहले ही रखा जाता है। और दूसरा चीज ये, उनका एनआईसीयू का खर्चा कितना होगा वो भी पूछ लीजिएगा। अगर बता उनका तो मैं, कोई भी रिश्तेदार आपसे कनेक्टेड है तो उसको बच्चों के खातिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट माँ को। नहीं वो पूरी फैमिली कनेक्टेड है मैम, लेकिन दिक्कत है कि वही अब 50,000 रुपये पर डे का खर्चा मतलब पर मंथ, पर डे का खर्चा है मैम। ऐसे मतलब 45 लाख का एस्टिमेट है। आप अगर आप माँ को ट्रीटमेंट देते हैं थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए ना से अनुरिता। लेके हमारी जो भी आहारीय कल्पना, अगर उनका दुग्ध, क्योंकि कुछ दिन के बाद में प्रोटीन पाउडर शुरू करेंगे वो बच्चों को, वो एकदम। हाँ। हेलो। 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 हाँ हाँ, हेलो। बोलिए 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 आवाज आ मैम। रही है सर मेरी? हाँ हाँ सर। हाँ। नहीं जितेंद्र जी, मेरे नहीं, सभी वैद्यगणों को मेरा कहना है, जैसे मॉडर्न के लोग अपनी रिस्क का 35 लाख 50 लाख 10 लाख कमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें अपने शास्त्र पे कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से हम जो भी है मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर अपने को 200 दे दिया 50 दे दिया, उसमें भी हम मान जाते हैं। अगर आप अभी की कंडीशन में वो 35 लाख के बाद बावजूद गारंटी नहीं दे रहे होंगे, कोई गारंटी नहीं नहीं, होगा बेबी का, कोई बेबी गारंटी एकदम नहीं। लाइफ रिस्क पे रहेंगे। आप हम्म। इस कंडीशन में भी स्वर्ण मालिनी वसंत से लेके हमारा बहुत अच्छे योग है, जीवक गण जो अपना जीवनीय गण है उसके जो द्रव्य है, और शतावरी कल्प के साथ में आप अगर आप माँ को देते हैं और कुछ भी करके माँ के ब्रेस्ट का फील्ड जो है अगर वो बच्चों को मिलता है अलॉन्ग विद वॉट एवर देयर ट्रीटमेंट, बस उनको जो ऊपर प्रोटीन पाउडर देने वाले हैं उसकी वजह माँ को सब कुछ दिया जाए, और जो बच्चों को जाने वाला है वो आपके पास में लिस्ट है, क्योंकि बच्चे सिर्फ उस वक्त में फोटोथेरेपी और जो भी एक अंडरवेट रहेंगे तो प्रोटीन पाउडर का दूध ऐसे दिया जाएगा, माँ का दूध दिया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर माँ को हम ट्रीटमेंट देते हैं वो सारे द्रव्य जो माँ का बच्चों को, दूध चल रहा है, माँ का दूध स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो माँ का दूध अगर स्टार्ट हो गया तो आपके पास में बहुत अच्छा रास्ता है सर। मैंने ऐसे कई पेशेंट लिस्ट नहीं है उनकी, प्री मैच्योर भी और बाकी के जिनकी माएँ नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को भी मैंने हैंडल किया है। तो आप जीवनी गण शतावरी कल्प उसके साथ में सुवर्ण मालिनी वसंत बच्चों हाँ। को जो इम्यूनिटी देनी चाहिए उसके लिए हमारी जो भी उनका देखिए पहले की क्या कंडीशन है, बच्चे सिर्फ अंडरवेट है या बाकी का एक्टिविटी वगैरह अगर उनका कम है, हाँ। रसपाचक रक्तपाचक ये दोनों चीजें, क्योंकि रस दोष रक्त दोष ये पक्का होगा उनमें, तो ये चीजें माँ को तो आया खिलाइए। मैम, अभी तो हाँ। 1 हफ्ते अभी कल आया ना कि जो बेबी है, गर्ल बेबी, उसको हल्की ब्लीडिंग हुई है इंटरनल, और हम्म। दोनों का ब्लड एचबी डाउन हुआ था, 7 7 चला गया था, तो ट्रांसफ्यूजन हम्म। दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया। अरे बाप रे, कोट्टकल फार्मेसी का एयर्स करके आता है, कोट्टकल का एयर्स। और ऐसे हमारा जैसे अभी आज भी सर ने जो ये लिया वसंत कुसुमाकर रस, आप वसंत कुसुमाकर रस को भी माँ को दे सकते हैं, अगर 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया होगा या 10 दिन से ज्यादा हो गया होगा तो आप दे सकते हैं उनको, क्योंकि उसका वजह ये है कि 3 उनका हफ्ते हो भ्रूण, गए।
हाँ जी, 4 हफ्ते हो गए, चौथा हफ्ता हो गया मैम। 4 हफ्ता हो गया तो आप बिंदास दे सकते हैं, लेकिन सुवर्ण मानो अच्छे कल्प दीजिए। दूसरा चीज जो कॉस्ट वगैरह है ना, उस चीज के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि अगर माँ के दूध से बच्चे को जाता है, बच्चे का जिंदगी भर का है। अभी देखिए उनको ब्लड दिया गया, उनका कार्डियक और उनके रक्त की दृष्टि, ये पक्का पक्का बढ़ना है। सिर्फ लाइफ वो मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ आज के वाइटल्स को, और इस वाइटल्स का वो 50,000 50 क्या जो भी उन्होंने बिल बनाया है। आप बाकी कुछ बिना सोचे, अभी सिर्फ इतना सोचिए कि हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप माँ को पूरी तरह से दीजिए। और दूसरा चीज ये, जब बच्चे हैंडल करने को मिल जाए या कोई भी टच करने को मिल जाए, तो उनको क्षीर वाला तेल, क्षीर वाला तेल सिर्फ नाभि पे पीछू रखिएगा, नाभि पे पीछू रखिएगा। मैडम बाकी ये वो अभ्यंगर तो करने नहीं देंगे। मैडम प्रॉब्लम ये है, पादाभ्यंगर, हाँ जी, प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट हमसे बोले तो, एक बार हमको कहे तो वो तैयारी नहीं है ना इस चीज को जब समझने को पूरा कि भाई। फैमिली आपके पास में है तो आप अपना एक चांस जो भी है किसी को, नहीं, लेकिन अगर जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना। जबरदस्ती तो नहीं दे सकते, लेकिन 35 लाख नहीं 50 लाख खर्चा कर ले। वो वहां कर एलोपैथ देंगे, लेकिन वो मिश्रा जी के पास नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम है। ये फिर समस्या फैमिली से आप, वही है नहीं। विश्वास का जो ये है ना, वो अब वाला चीज अब अब सच्चाई है कि वो उसकी वो माइक्रोबायोलॉजी से है पढ़ी लिखी, तो अब वो अपना दिमाग लगाती है उसकी मदर। तो मैं कैसे, मतलब मैं कैसे डायरेक्ट कहूँ कि नहीं तो आप इस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट करिए। एक्चुअली उनको वो एक बार हमसे कहें तो कि भैया इस पे कुछ किया जा सकता है क्या इस सिचुएशन में। जब मैंने उनको सतावरी ऐड किया, और तो सतावरी पे ही क्वेश्चन उठा रही है कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अरे भाई सतावरी तो आप जब फीडिंग में अच्छा होगा, आपके सत्ता बल जाएगा तो बच्चों को अच्छा ही फायदा सर करेगा। तो देखिए, कम्युनिकेशन आपको करना है, वो खुद होके नहीं आएंगी। वो माइक्रोबायोलॉजी की रहने दीजिए, नहीं तो साइंटिस्ट होने दीजिए किसी मार्स वगैरह की। अभी जो भी है उनके बच्चे का जो भी ये चीज है, अगर वन लाइनर आप उनके जो भी समझदार व्यक्ति है, अगर वो लेडी नहीं तो कोई और, मैं तो ही बात कुछ करूंगा, चांसेस है, उनके हस्बैंड से अदरवाइज बात डिस्कस करूंगा एक करेंगे। बार। उसका वजह सिर्फ वो बच्चे है सर, बाकी अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ वो हाँ, बच्चों का जो नुकसान हो रहा एक्चुअली है। मैम क्या है ना मैम, बताऊं क्या, क्योंकि मैं भी इस केस को मतलब सॉल्व करना चाहता हूँ कि भाई भगवान करे उन जो अभी भी हो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भी हम अच्छे से निकल जाएं। ठीक है ना, बस किसी भी तरह, क्योंकि भाई ठीक है अभी जो हो गया उसको हम कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमें मौका दें तब तो हम करें। ये भी तो ठीक है, समस्या है। आप करिएगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 10:07 हो गया। ठीक है सर, थैंक्स। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।